हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नॉटियाल जी। तो जैसे कि हम पिछले सेक्शन में हम सॉल्व कर रहे थे पेपर, यहाँ पर एग्जाम पेपर, वो हम लगातार सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपरली अब फिजिक्स स्टार्ट करने वाला है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फिजिक्स और इसके कॉन्सेप्ट जितने भी सारे इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, दूसरा इसमें हम सॉल्व करेंगे डेरिवेशंस, और थर्ड इसमें हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 11th एंड 12th की फिजिक्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि भौतिक विज्ञान बदल जाता है, फिजिक्स बदल जाती है अलग अलग क्लास की, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, एक छोटी छोटी चीज़ आपको बताई जाएगी और साथ साथ में उसके इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन भी आपको बताई जाएंगे। जितना भी कोर्स होगा ये सारे 11th और 12th इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एनसीईआरटी और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में इसके साथ जो लगातार यहाँ पे आते रहेंगे वो हम हर वीक एक पेपर सॉल्व करवाएंगे, वो जीएस से रिलेटेड होगा, और बाकी कोर्सेज हम साथ में स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे अभी जो कोर्स स्टार्ट है वो है फिजिक्स का। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स को जो कहा जाता है वो है, हिंदी में से कहा जाता है भौतिक, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट हिंदी वाले भी हैं, भौतिक विज्ञान। तो हम बाईलैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे, जहाँ पे आपको दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए स्टडी विद नॉटियाल जी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? सबसे पहले जो हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फिजिक्स। कि जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हम पढ़ते हैं सबसे पहले साइंस। अगर साइंस होती है, साइंस मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, जितनी चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो अलग अलग लेवल पे होती है, अभी मैं पूरी डेप्थ में जाके आपको बताऊंगा। तो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि एकदम अगर आप जो आपको कोई किसी ने कोई बात बताई, किसी ने आपको कोई बात बताई और आप वही बात लगातार वही बात सुन के आप एक्शन में आ गए, तो ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। लेकिन अगर आप उस बात को समझेंगे और उसमें काम करेंगे, तो और एक्सपेरिमेंट करके वो बात उसकी करेंगे, क्या ये बात सही है, सो दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक अप्रोच। तो बात करते हैं सबसे पहले साइंस में हम क्या करते हैं, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब आइडियाज बनाते हैं कि हाँ भाई इसका आंसर ये हो सकता है, 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 इसका आंसर ये हो सकता है। तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये वाला, ये पहला आइडिया इसके लिए काम नहीं करेगा, दूसरा आइडिया इसके लिए काम नहीं करेगा, तीसरा काम नहीं करेगा, चौथा काम नहीं करेगा, पांचवा अगर इसके लिए काम करता है, तो जितने भी सारे चार आइडिया हैं हमें छोड़ के पांचवें पर हम काम करते हैं, और उसी को आगे सॉल्यूशन के रूप में हम पाते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप जब आप चलते हो कि पहले प्रॉब्लम पे जाओगे, अगर देखा जाए तो पहले आप प्रॉब्लम पे जाओगे, सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम पे जाओगे, आपके पास समस्या होगी, फिर आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे उस पे, तो जो आंसर आपको सही लगेगा, जो उसको फुलफिल कर पा रहा होगा, वो आपका सॉल्यूशन होगा। एक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं फर्स्ट स्टेप पे, उसके बाद हम जा रहे हैं सेकंड स्टेप पे, फिर हम जा रहे हैं थर्ड स्टेप पे। तो ये जो चीजें होती हैं ये साइंस कहलाती है। किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखते हैं तो ये साइंस कहलाती है। अब इसमें भौतिक विज्ञान का क्या रोल है, कि फिजिक्स क्या है, इसको समझने के लिए हम समझेंगे। अब फिजिक्स क्या है, जैसे कि हमने साइंस पढ़ा था, साइंस में हमने सीखा कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन होता है। अब साइंस की भी हमने देखा कि थ्री ब्रांचेस, बेसिकली थ्री ब्रांचेस आपने सुनी होगी। फर्स्ट ब्रांच होती है फिजिक्स, सेकंड ब्रांच है केमिस्ट्री, आपने सुना होगा, और जो थर्ड ब्रांच होती है वो होती है बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब बायो में आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड हम इसमें पढ़ते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इकोलॉजी, जितनी सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सबस्टांस के बारे में, जिसको आप पदार्थ कहते हैं, सबस्टांस यानी पदार्थ के बारे में, और उसके पदार्थ के लक्षण जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंपली अगर समझा जाए, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल्स कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे वो इफेक्ट होता है, कैसे वो अपना रिजल्ट देते हैं, तो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसमें हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब फिजिक्स की बात जब आती है तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मैटर एंड एनर्जी के बारे में।
अब मैटर और एनर्जी क्या चीज़ है, यहीं से हम समझेंगे कि फिजिक्स क्या है, मैटर और एनर्जी क्या है। मैटर मतलब होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मली नॉर्मली हम कहते हैं पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या है, पदार्थ को समझना बहुत जरूरी है। तो पदार्थ को समझने के लिए देखिए जितनी भी सारी, जैसे आपने आपने नॉर्मली सुना होगा पदार्थ क्या होता है, सॉलिड, तीन प्रकार से सुना होगा इसे। एक होता है सॉलिड यानी ठोस जिसको कहते हैं, एक होता है लिक्विड, लिक्विड इसको कहा जाता है, और दूसरा और तीसरा जो होता है वो होता है गैस। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लगभग, और इनके अलावा और भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। अब पदार्थ क्या होता है, जो स्पेस घेरता है, जो क्या करता है, स्पेस घेरता है, स्थान घेरता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो पदार्थ कहलाता है। जैसे सॉलिड हो गया पहला, ठोस जिसको कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस जिसको कहा जाता है। दूसरा जो द्रव जिसको कहते हैं, पदार्थ की अवस्था है। और तीसरा होता है गैस। इनके अलावा और भी अवस्था पाई जाती है। जैसे चौथी अवस्था है प्लाज्मा, प्लाज्मा जिसको कहा जाता है, ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, ये पाया जाता है सन पे, सूरज पे, यहाँ पे नहीं पाया जाता है। और जो पांचवी स्टेट होती है वो होती है बोस आइंस्टाइन, आपने सुना होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टेट पाई जाती है, लेकिन जनरली हम जो पढ़ते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो ये पदार्थ होता है। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी जैसे कि हम जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, इसे ऊर्जा कहा जाता है किसी भी काम को। अब आप वर्क करोगे तो वर्क के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वही एनर्जी कहलाती है। अब इन दोनों में जो रिलेशन होता है, किसी भी काम करने की जो एनर्जी होती है, जैसे जब हम काम करते हैं तो एक एनर्जी होती है, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इन दोनों के बीच का जो इंटर रिलेशन है, जब हम उसे समझते हैं, इन दोनों के बीच का, मैटर और एनर्जी के बीच का जो इंटर रिलेशन है, जिस सब्जेक्ट में हम समझते हैं, क्योंकि नेचर, ये दोनों चीजें नेचर में विद्यमान है पहले से, ये दोनों चीजें नेचर में है, प्रकृति में ये दोनों चीजें पाई जाती है, मैटर भी है, एनर्जी भी है। मतलब जितनी भी चीजों में आप देखते हो कि जितनी चीजें आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो मैटर है। अब एनर्जी जो है ये भी नेचर में है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है प्रकृति में, वो भी बहुत सारी चीजों में होता है। और जितने सारे फिनोमेना होते हैं, जितनी सारी घटनाएं होती हैं, उनको समझने के लिए नेचर और नेचुरल फिनोमेना, सिंपली आप समझेंगे नेचुरल, नेचुरल फिनोमेना। अगर हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना समझते हैं तो वो हम फिजिक्स के अंदर समझते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना और इनका आपसी रिलेशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर लिखी जाए यहाँ पर कि फिजिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो फिजिक्स जो होगा ये होगा, फिजिक्स इज अ ब्रांच, फिजिक्स इज अ ब्रांच, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, ऑफ नेचुरल साइंस, ऑफ नेचुरल साइंस। It is the study, it is the study of the basic of the basic laws of nature, laws of nature, and their manifestation, manifestation in different phenomena, phenomena। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो आप देखिए फिजिक्स जो है वो ब्रांच है किस चीज़ की, नेचुरल साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने बात की थी नेचर के बारे में, एनर्जी है, मैटर है, तो नेचर के बारे में हमने बात की है। नेचर मतलब नेचुरल साइंस, जहाँ पे हम नेचर में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, प्रकृति में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसके साइंस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसे हम समझेंगे बेसिक लॉ ऑफ नेचर क्या होता है, देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फेनोमेना। उनके बारे में देखते हैं कि ये अलग अलग घटनाओं में ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि दुनिया में सारी घटनाएं हो रही हैं, चाहे आप पेन उठा रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, हर प्रकार से फिजिक्स ऑपरेट होती है। तो अब बात करते हैं बेसिक लॉज ऑफ द, व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ, बेसिक लॉ नेचर के क्या होता है।
जिसे हम समझते हैं प्रकृति के मूल नियम। अब ये प्रकृति के मूल नियम क्या होते हैं, नेचर के मूल नियम क्या है, बेसिक फंडामेंटल जो लॉज हैं वो क्या है। देखिए सपोज ये बहुत अच्छा एग्जांपल हमने देखा, सपोज एक चेस बोर्ड यहाँ पर रखा गया है। देखिए सपोज चेस बोर्ड रखा गया, प्रॉपर हम इसमें बना नहीं पाएंगे क्योंकि 8x8 का होता है, लेकिन आप समझने की कोशिश, सपोज एक चेस बोर्ड यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और ये यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। अब देखिए, अब ये दोनों चेस खेल रहे हैं, यहाँ पे चेस ये रखे हुए हैं, यहाँ पे गोटियां, और ये आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इस साइड से भी खेल रहे हैं लगातार। अब एक व्यक्ति, सपोज आप क्या होता है, आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सपोज आप यहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर बने हुए हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि चेस के रूल क्या है, लेकिन इनको पता है कि चेस के रूल क्या है, इसलिए चेस खेल रहे हैं आप, और ये अपने हाथों से आगे चाल चल रहे हैं, यहाँ पे जो भी सारी ये चल रहा है, इनकी बारी आ रही है तो ये अपनी चाल चल। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर द ऑब्जर्वर। सही से लिखा नहीं जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। अब देखिए, आप जब ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से, तो आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि इसके रूल्स क्या होते हैं, चेस कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, और देख रहे हैं। अब जब आप इससे पूछते हो कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो, या आपको रिप्लाई करते हैं कि वी आर प्लेइंग द चेस, हम चेस खेल रहे हैं। तो अब आप इनसे पूछते हो कि चेस कैसे खेलते हैं, इसके इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे खेलते हैं, क्योंकि बिना कोई गेम, हर गेम में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, चाहे आप क्रिकेट देख लो, कोई सा भी गेम देखो, हर हर एक गेम्स के रूल होते हैं, नियम होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं, और इन नियमों का पालन करना पड़ता है तभी कोई गेम खेला जाता है। अब आप समझ लीजिए कि ये जो चेस बोर्ड है, ये नेचर है, ये नेचर हो गया, चेस बोर्ड क्या हो गया, नेचर हो गया, या जो भी हम चारों तरफ देखते हैं। मैं केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जो हम चारों तरफ देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो नेचर के कुछ रूल यहाँ पर बनाए गए हैं, और आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप बाहर से ऑब्जर्व कर, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये दोनों यहाँ पर हैं, ये देख रहे हैं। आप इनसे पूछते हो कि ये क्या है, कि ये चेस है, लेकिन इसे अब आप पूछते हो कि कैसे खेलते हैं, ये बता दें, इसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। अब आप धीरे धीरे क्या करते हो, आप ध्यान से देखते हो। अब आप जब ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देखते हो कि हाँ, ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे घोड़ा होता है, ये कैसे चलता है, 2.5 कदम आगे चलता है, 1 2 2.5 कदम यहाँ पे आता है। ये जो यहाँ पे जो एलिफेंट हाथी होता है, वो कैसे सीधे चलता है। तो आप धीरे धीरे आप देखते हो कि ये क्यों चलने से, धीरे धीरे आप उन रूल्स को सीखने लग जाते हो, उन रूल्स को सीखने लग जाते हो। जब आपको ये रूल भी बताते हैं और आप उन रूल को सीखने लग जाते हो, तो आप देख कर, ऑब्जर्व करके आप सारे रूल सीखने लग जाते हो। फिर 1 2 दिन बाद आप भी यहाँ पर बैठकर, आप इस जगह पर न रहकर, आप यहाँ पर आ जाते हो और चेस खेलने लग जाते हो। तो सिमिलरली अगर हम देखें, तो नेचर के भी कुछ रूल हैं, नेचर के भी कुछ लॉज हैं। अब इन लॉज के बारे में कैसे पता लगता है, इन लॉज के बारे में पता लगता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि चारों तरफ हो क्या रहा है, इस चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें ये चीजें दिखने लग जाती हैं। अब रूल्स कैसे बनाएंगे आप, देखिए, जैसे आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा, न्यूटन के बारे में सुना होगा, तो न्यूटन ने ये अर्थ थी, ये इन्होंने आइडिया इन्होंने लगाया कि एप्पल एप्पल नीचे गिरा, जो एप्पल था ये नीचे गिरा। अब इसके बारे में उन्होंने बताया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, इसका रीजन क्या हो सकता है। फिर जाके उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो हर एक चीज को नीचे की ओर खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, हर डायरेक्शन से अपनी तरफ खींच रही है, और उसी को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी, ग्रेविटी नाम दिया। अब देखिए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया, ऑब्जर्व किया था, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने देखा था कि ये एप्पल नीचे गिरा लेकिन ऊपर क्यों नहीं गिरा, इसका रीजन क्या हो सकता है। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था, जहां पे हमने देखा था, ये देखिए, जहां पे हमने देखा था कि प्रॉब्लम आई, उन्होंने जब प्रॉब्लम देखी कि एप्पल जो है ये नीचे नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, तो जब प्रॉब्लम आई तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि इसका रीजन ये हो सकता है, इसका रीजन ये हो सकता है। लास्ट में वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अर्थ जो है सबको अपनी तरफ खींचती है, जितनी भी चीजें हैं। फिर उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो इसके बाद उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए। ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे थे, सिमिलरली आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे आए, आपने समझा, फिर आपने आइडिया लगाया कि हाँ, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चाल चलता है, और आप सीख जाते हो। सिमिलरली हम भी नेचर से कुछ ऐसे ही सीखते हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ अपनी तरफ से थ्योरीज बनाई, जिनको हम आज फॉर्मुलेशन में देखते हैं कि प्रकृति को फॉर्मुलेशन में दे रखा है। कोई सा भी फॉर्मूला अगर बात करते हैं, आप बात करते हैं F = ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कहां से आया, ये फॉर्मूला आखिरकार आया कहां से, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए,
उसके बाद ये फॉर्मूला आया कि हाँ, जो भी जब आप किसी चीज पे फोर्स मारते हो, जब आप किसी चीज पे आगे धक्का मारते हो, तो वो डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर, मास पर डिपेंड करता है, और उसके एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। एक्सीलरेशन मतलब होता है कि वेग परिवर्तन की दर, कितनी तेजी से वो आगे गया और क्या परिवर्तन उसके वेग में आया। तो उसके बाद उन्होंने उसको फॉर्मुलेशन किया और उसी नेचर वाली चीज को ऑब्जर्व करके उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए। तो यही वो रूल्स है, इनके साथ हम खेलते हैं। अब हमें समझना है, अब हम इसके बाद बात करेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हमें जरूरत क्यों पड़ती है किसी चीज को समझने की। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, जिनको कहते हैं टू बेसिक डोमेन ऑफ फिजिक्स। टू बेसिक डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। अब ये टू बेसिक डोमेन्स क्या होता है, देखिए इनका मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज, इनका मतलब होता क्या है। अब देखो, ये दो टाइप से डिवाइडेड है। पहला है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, सही से लिखा नहीं जा रहा है, ये है मैक्रोस्कोपिक, और जो दूसरा है वो है माइक्रोस्कोपिक। अब हम इसे समझेंगे कि मैक्रोस्कोपिक क्या है और माइक्रोस्कोपिक क्या है। सिमिलर आप समझेंगे मैक्रोस्कोपिक वर्ड एंड माइक्रोस्कोपिक वर्ड। इसे हिंदी में कहा जाता है स्थूल, मतलब बहुत बड़ा, और इसे कहा जाता है सूक्ष्म, सूक्ष्म कहा जाता है। अब इसे आखिरकार ये चीजें होती क्या है, इसे समझेंगे हम। इसे समझने के लिए देखिए, मैक्रोस्कोपिक जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि स्थूल का मतलब क्या होता है कि जितनी भी यूनिवर्स में बड़ी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें वी कैन सी, जिन्हें हम देख सकते हैं, वी कैन सी देम, वी कैन टच देम, और जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आई, अपनी आंखों से जिन्हें हम देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक वर्ड होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ड में? इसमें आती हैं स्टार, योर टेबल, जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल फोन, जितनी भी चीजें हम अपने चारों ओर देखते हैं, सराउंडिंग में देखते हैं, जितनी भी चीजें सराउंडिंग में जितनी चीजें देखते हैं, सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें गैलेक्सी आती है, गैलेक्सी आती है, इसमें ब्लैक होल आता है, सारी चीजें इसमें आती हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ड, तो ये आखिरकार क्या चीज है। माइक्रोस्कोपिक वर्ड जो है, इसमें आती हैं छोटी चीजें, जैसे आप देखते हैं, आपने देखा होगा वायरस, आप देखते होंगे बैक्टीरिया, और इससे नीचे अगर जाएं तो आप देखते हैं मॉलिक्यूल्स, आप देखते होंगे एटम, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन आपने सुना होगा, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। ये छोटी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जहां पे हम बात करते हैं इनके, जहां हम इनके बारे में पढ़ते हैं, वो चीजें कहलाती हैं। अब ये आखिरकार है क्या, इन्हें समझेंगे। तो जहां पे हम स्टडी करते हैं बड़ी चीजों के बारे में, जो नेकेड आई से देखी जाती हैं, उनको कहते हैं उनको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, और जिन्हें हम नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जिनके लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो वो दुनिया अलग है और ये वाली दुनिया हमारी, जो हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे चीजें बदल जाती हैं। इससे भी नीचे हम जाते हैं, एटम जाते हैं, न्यूक्लियस आपने सुना होगा, उससे नीचे जाते हैं तो क्वार्क्स होता है, वहां पे होता है क्वार्क्स, क्वार्क्स हैं सब, और छोटे क्वार्क्स से भी छोटे, अगर अभी जो हाल ही में जो खोजी गई वो स्ट्रिंग्स हैं, सबसे छोटी चीजें, स्ट्रिंग्स के बारे में बात की गई है। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें इसके एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, फिजिक्स के एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इसे कहेंगे हम एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स। लेकिन हम बात करेंगे सिंपली, हम देखा जाए तो फिजिक्स में हम समझेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फंडामेंटल फोर्सेस
इन नेचर, इन नेचर, प्रकृति में जो फंडामेंटल फोर्सेज होता है। अच्छा, इनको फोर्सेज जो है इनको हम इंटरेक्शन भी कहता है, इंटरेक्शन, इनको इंटरेक्शन भी कहा जाता है, इंटरेक्शन भी कहा जाता है। फोर्सेज मतलब प्रकृति के मूल बल, हिंदी में अगर लिखेंगे इसे तो इसलिए हम लिखेंगे प्रकृति में मूल बल। कौन कौन से फोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और यही फोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से मिलकर सारे फोर्सेज बनते हैं, सारी चीजें होती हैं। फोर्स हम समझते हैं, एनर्जी हम समझते हैं, सारी कॉन्सेप्ट यहीं से ही स्टार्ट होते हैं पूरी फिजिक्स के। अब प्रकृति में मूल बल है जो हर एक प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी सारी घटनाएं होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी तक तो यही चार फोर्सेज, और इनकी जो टोटल नंबर है ये होता है 4। इनके जो नंबर है 4 होता है। अब देखेंगे हम कौन कौन से ये होता है, तो इसे समझने के लिए, तो जब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि आखिरकार ये 4 फोर्सेज हैं क्या, तो इसे समझेंगे हम कुछ इस प्रकार से। तो पहला जो आता है वो आता है, जो पहला बल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इसमें जो फोर्स आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो इसमें मूल बल है वो है, तीसरा जो मूल बल होता है, अब देखिए इसे भी समझेंगे हम धीरे धीरे। तीसरा जो मेन फोर्स होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट फोर्स जो होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, नेचर में जो पाया जाता है। और जो चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बल जो है, चौथा जो पाया जाता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब एक एक करके नहीं समझेंगे आखिरकार ये होते क्या है। तो बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, आपने बहुत टाइम सुना होगा, आप और क्लासेस में भी पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो सिंपली इट वर्क्स ऑन द मासेस, इट वर्क्स ऑन द मासेस, मास पर ये काम करता है। अब मास मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये प्रकृति के मूल बल है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दो चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म से बना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय बल। ये 12 की जब स्टार्ट होगा उसमें हम एक पूरा 12 का पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय बल। आपने पढ़ा भी होगा 10th में चुंबकीय बल। अगले जो फोर्स होता है वीक, इसे कहता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए आ जाएगा कमजोर न्यूक्लियर फोर्स, क्षीण न्यूक्लियर फोर्स हम कहेंगे क्षीण नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। अब ये इंपॉर्टेंट, अब देखिए अब नाम से ही पता लग रहा है प्रबल नाभिक, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहली बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। इट वर्क्स ऑन द मासेस, ये किस पे काम करता है, द्रव्यमान पे, द्रव्यमान पे काम करता है। अब द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान को समझने के लिए आप थोड़ा सा हमसे आगे बढ़ाएंगे, द्रव्यमान यहाँ पे समझेंगे। तो द्रव्यमान देखिए, सपोज हमारे पास कोई सबस्टांस है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा दिया, मैंने एक क्यूब बनाया, क्यूबॉइड बनाया, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई यहाँ पे सबस्टांस है। अब ये जो बना होता है ये किससे बना होता है, जैसे कि हमने जाना ही बना होता है मैटर से, मैटर से बना होता है। अब इस मैटर में जितना भी टोटल मैटर इसमें होगा, जितना भी इसमें टोटल मैटर होगा, तो वो मैटर जो बना होगा वो बना होगा एटम से। और एटम के अंदर जो होता है, एटम जो होता है, जो एटम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। तो एटम में कुछ ऐसा होता है, बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, बाहर चारों ओर कक्षा में घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं लगातार। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी दो पार्ट से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जहां पे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो एटम के दो पार्ट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक इंपॉर्टेंट जो आज इसमें बात आती है वो आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब होता है कि टोटल एटम का द्रव्यमान कितना है, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, कितना मैटर है उसके अंदर टोटल। उसे उसके लिए क्या करता है, प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनका ऐड कर देते हैं तो हमें एटॉमिक मास पता लग जाता है। द्रव्य, उसको आप कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या किसी भी एटम की, द्रव्यमान संख्या किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व की। अब जितना उसमें क्या होगा, एटम होंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे आपको क्या नहीं पता लग जाएगा कि उसमें टोटल मास कितना है। जनरली देखा जाए तो ये जो एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या, ये चेंज नहीं होता है, अनचेंजेबल होता है, अनचेंजेबल होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द्रव्यमान बदलता नहीं है, द्रव्यमान बदलता नहीं है, जो मास है वो चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। तो ये मास हो गया, ये हम समझेंगे आगे। जब हम मास फोर्स पूरा पढ़ेंगे तब हम पूरी तरह इसको क्लियर करेंगे, यहाँ आपके समझना इतना जरूरी है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पे हम बात करते हैं इट वर्क्स ऑन द मासेस। दूसरा इसमें आता है कि यह सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल होता है, जिसको आप कह सकते हैं अति दुर्बल बल, दुर्बल। लेकिन आप इसको बिल्कुल कमजोर फोर्स मत समझिए। ब्लैक होल में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बन जाता है और पूरे के पूरे स्टार को निगल जाता है। तो यह भी हम अलग बात करेंगे, समझेंगे। और यहां तक कि इतनी इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है कि जो लाइट ब्लैक होल के अंदर जा रही होती है, लाइट अगर जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ऐसे में स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन वो बड़े लेवल पे होता है। तो ये हम समझेंगे। दूसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट आती है, आखिरकार फोर्स कैसा है उसे समझने के लिए, तो ये द्रव्यमानों के बीच लगता है और अट्रैक्टिव फोर्स है। तीसरी बात इसमें अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, ये केवल अट्रैक्शन करता है एक दूसरे को, ये मासेस को एक दूसरे की तरफ खींचता है, मासेस को खींचता है एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स है। तीसरा इसमें बात करेंगे तो ये हर जितनी सेलेस्टियल बॉडी अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, मोशन में लाता है सेलेस्टियल बॉडी में, जितनी भी सारी चीजें, जितनी भी यूनिवर्स हम सारी चीजें देख रहे हैं, इन सबको मोशन में लाता है, मोशन में लाता है ये फोर्स। ये सबसे गति करवाता है, ये फोर्स जो है ये गति करवाता है जिनमें मास होता है। मोस्टली सेलेस्टियल बॉडी जितनी सारी हैं, जितनी भी सारी सेलेस्टियल बड़ी चीजें देखते होंगे, स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, सब में ये काम करता है। और ये स्टार बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार करवाता है। हमने देखे फॉर्मेशन ऑफ स्टार, गैलेक्सी, जितनी सारी चीजें हैं, गैलेक्सीज जितने भी सारे ब्लैक होल हो गए, क्लस्टर हो गए, सारी चीजों के बनाता है। बनाने का काम भी इसी का, तोड़ने का काम भी इसी का है। अब इसमें समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वैल्यूज क्या क्या होती हैं। उसे समझने के लिए हम, आई होप आप ये समझ चुके होंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता कैसा है और इसके लिए फॉर्मुलेशन क्या क्या आती है। फुल्ली अगर इसमें हम खाली समझ रहे हैं फोर्स क्या क्या है, तो इसकी अगर बात करें तो सपोज आपके पास एक मास ऐसे रखा हुआ है, दूसरा मास ऐसे m1 है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें द्रव्यमान है। तो इन दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस हो, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, एक इसको अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है। तो m1 सपोज इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है और m1 है, m2 है। तो जो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स कुछ इस प्रकार होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के। दोनों के जो द्रव्यमान होंगे, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे द्रव्यमान। और ये बता दे, दूसरा इसमें जो बात आती है, वो आती है जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर इनका द्रव्यमान बढ़ाएंगे, अगर मास इंक्रीज करेंगे, मास बढ़ाएंगे, तो फोर्स भी यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। दूसरा, इन दोनों के बीच की अगर दूरी बढ़ा देंगे, सपोज हमने दूरी करके यहाँ पे रख दिया और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी और हमने इसे r कर दिया m1 और m2,
हमने आर बढ़ा दिया, तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये इन दोनों के बीच की अगर दूरी बढ़ाई जाए तो फोर्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल में लेता है। तो अगर विद क्रमानुपाती अगर दोनों को समराइज किया जाए साथ में तो ये बन जाएगा एफ इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो m1 m2 लिख सकते हैं, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ये इस पे भी काफी एक्सपेरिमेंट किए गए, जो प्रोपोर्शनल को जब हटाया जाता है तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू देता है उसका जो वैल्यू निकाला गया वो निकाला गया g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मुलेशन इसके लिए आया है, फॉर्मुलेशन ये फॉर्मुलेशन f इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये g क्या है, g को कहा जाता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये ब्रह्मांड में कहीं पे भी नियत है। इसकी वैल्यू होती है, काफी टाइम पूछी जाती है एग्जाम में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप देख लेना, मैं शायद यूनिट भूल चुका हूँ। हाँ यही है इसकी यूनिट, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, जी की वैल्यू कितनी होती है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होता है वो ग्रेविटॉन होता है, जिसके बारे में ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल है और ये काम करता है ग्रेविटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी हम लिख देते हैं कि रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल, रिस्पॉन्सिबल जो पार्टिकल है वो है ग्रेविटॉन इसका रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होता है। तो ये थी ग्रेविटेशनल फोर्स, फुल्ली हम जो पढ़ेंगे ग्रेविटी वाले चैप्टर में फुल्ली इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेकंड फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखिए नॉर्मली ये दो चीजों से बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो दूसरा आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म। काफी टाइम तक अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो खोज की थी वो की थी न्यूटन ने खोज की थी, और ये की थी 1687 के आसपास में ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। बात करें मैग्नेटिक्स, तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को अलग अलग फोर्स समझा जाता था काफी टाइम तक, लेकिन बाद में जब इनके रिलेशन खोजे गए कि ये दोनों आपस में एक ही फोर्सेस है और इन दोनों का आपस में इंटरचेंज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेटिज्म पैदा कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म से आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, तो बाद में से इन दोनों फोर्सेस को एक ही फोर्स की तरह कंसिडर किया गया। अब ये जो फोर्स है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो अगर देखा जाए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये काम करता है, इट वर्क्स ऑन चार्ज, ये चार्ज पे काम करता है। जो चार्ज होते हैं, चार्ज मतलब क्या हो गया, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज, और यही पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अब इसमें एक और बात आती है, इसमें क्या क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव। देखिए अब दूसरी बात है, ये कैसा फोर्स है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो फोर्स है ये केवल अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन जो ये फोर्सेज होते हैं ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होते हैं ये दोनों, ये अट्रैक्टिव भी हैं और दूसरा क्या होता है, ये रिपल्सिव भी होता है, आकर्षित भी करता है, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करना, और रिपल्सिव भी है, प्रतिकर्षित भी करता है। अट्रैक्ट कब करता है, जब डिफरेंट, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ऐसे। लेकिन अगर बात करें ये अगर रिपल्सिव कब होंगे, जब दोनों सेम नेचर के होंगे, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, ऐसे धक्का मारेंगे, रिपल्सिव हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। सिमिलरली अगर नेगेटिव है तब भी वैसी कंडीशन आ जाएगी। तो बात करें तीसरा इसमें फैक्टर जो आता है वो आता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ग्रेविटेशन मतलब कि जो कहीं पे भी यूनिवर्स के दूसरे छोर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आप यहाँ पर बैठे हैं तो वो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, चाहे वो बहुत कम है
लेकिन कर रहा है हर एक चीज़, जितने जिन चीज़ों में मास है वो एक आप इंट्रैक्शन हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनमें भी लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब होता है कि बहुत दूर से दूर, इनकी जो रेंज होती है बहुत दूर तक रेंज होती है। इनमें आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो हम देखते हैं दूसरे ग्रह से आती हैं जो, और दूसरे सोलर सिस्टम से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। उन्हीं के बेसिस पे हम किसी कि कोई जो प्लेनेट है उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं कि प्लेनेट कैसा है, वहाँ पे पानी है या कैसी चीज़ें, उनका स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो निकाल कर ऑब्जर्व करके उनके बारे में बताते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, साथ में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है। बहुत लॉन्ग रेंज होती है, इसकी लॉन्ग रेंज होती है वो इन्फिनिटी होती है, मतलब यूनिवर्स के दूसरे छोर तक, अब ये नहीं पता कि कहाँ तक है, तो ये इन्फिनिटी होती है। अब बात करें इसमें जो इससे क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इसमें जो खास बात आती है, वो क्या खास बात इसमें आती है, वो आती है इट इज अ फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 raised to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इतने टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10 raised to the power 36 टाइम, 10 के पीछे अगर 36 जीरो आप लगाओगे उतने टाइम से ज्यादा स्ट्रांग होता है इससे। दूसरा इसकी बात करें, इसकी जो रेंज अगर आप देखा जाए स्मॉलेस्ट रेंज, क्योंकि ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक पे उतना काम नहीं करता, माइक्रोस्कोपिक पे काम नहीं करता। ये जो माइक्रोस्कोपिक जो जितनी सारी छोटी चीजें उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना काम नहीं करता, ये काम करता है कूलाम फोर्सेस पे। इसे कहते हैं कूलाम फोर्सेस जो है, नॉर्मली इसे कूलाम फोर्सेस भी कहा जाता है। ये काम करता है जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन पाया जाता है। तो देखिए ये प्लस हो गया यहाँ पे और ये माइनस हो गया, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में घूमता है इसी की वजह से घूमता है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो यही फोर्स इसका रिस्पॉन्सिबल। दूसरा इसमें आपने देखा होगा फ्रिक्शन, घर्षण से कहता है, फ्रिक्शन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और देखो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा करता है ये आखिरकार, तो देखो जब चार्ज मोशन में होता है, चार्ज इन मोशन, गति करता है जब चार्ज, तो वो पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, वो पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड। तब जाके अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, एक जगह पे रुका हुआ है, तब वो कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करेगा, लेकिन जब ये मोशन में आ जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। ये बस इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ें। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मुलेशन दिया था कूलाम ने, वो क्या दिया था, सिमिलरली सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। सिमिलर इसे कहते हैं रेसिप्रोकल लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, शायद इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसको कैसे समझेंगे, इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगता है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिमिलर टू Q1 Q2, दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेता है। तो F, अब दूसरी बात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। अब इससे भी आप समझ सकते हैं कि जितना आप इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे फोर्स उतना घटते जाएगा। ओके, तो देखिए दोनों को साथ में समराइज करते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है Q1 Q2/r², के इक्वल हो जाता है। अब देखिए F, सिमिलर बात अगर इसमें करेंगे तो F इक्वल टू आ जाता है, एक कांस्टेंट आता है, इसकी वैल्यू होती है 1.4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये हमें एक फॉर्मुलेशन इसके लिए मिल जाता है। अब ये जो 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 की, वो होती है 9 × 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी नहीं, इसकी जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मतलब होता है कि जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, निर्वात, जहां स्पेस है, निर्वात, वैक्यूम जिसको हम कहेंगे, वैक्यूम वैक्यूम में इलेक्ट्रिसिटी कितनी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो कितनी तेजी से पास करने दे रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है, रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल जो है वो होता है फोटोन। फोटोन होता है। और जितना भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं, अब ये सारी चीजें हम तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देता हूं। जितना भी हम मैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं,
स्पेक्ट्रम देखना है, वो यही जनरेट करता है टोटल। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि अगर आप, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात अगर भी बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये देगा आपको लाइट। यानी जो लाइट है वो खुद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है, और लाइट से ही हम इसे समझते हैं। लाइट मीन्स व्हाइट लाइट जो आ रही है, पूरी लाइट आ रही है, उसमें क्या क्या स्पेक्ट्रम है वो हम समझते हैं। तो यानी आपके लिए कितना समझना है। और फोटोन का मतलब हो गया कि जो फोटोन लाइट में होता है, तो इसका मतलब जो फोटोन मूव कर रहा है वो रिस्पॉन्स, वो साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ला रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ला रहा है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जितनी सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे फोर्स की। आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के लिए। अब बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। वीक न्यूक्लियर फोर्स से, देखिए आपने देखा होगा कि जितने भी क्या होता है, ये अपेयर होता है। देखो ये तो जो दोनों फोर्सेस हैं, बैटरी कम हो चुकी है, बैटरी ऑन कर देता है। देखिए अभी तक जो हमने दो फोर्सेस पढ़े, ये वाला फोर्सेस हमने पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये नॉर्मली काम करते हैं जैसे कि हमने ऊपर देखा था दो चीजों में। हमने यहां पढ़ा था बेसिक, यस, ये स्थूल और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट काम करता है वो दो फोर्सेस मेनली काम करता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएम फोर्सेस। और इसके लिए जो जनरली काम करता है, इसके लिए काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है, दूसरा इसके लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स भी काम करता है, और तीसरा इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी काम करता है, ये भी इसके लिए काम करता है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, आपने अल्फा बीटा और गामा सुना होगा। अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, और गामा वेव्स होती हैं, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होती हैं। तो हम बात करते हैं ये कब अपीयर होता है, ये तब अपीयर होता है जब बीटा नेगेटिव डीके होता है। अब ये बीटा नेगेटिव डीके कहां से होता है, ये होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से बीटा नेगेटिव डीके होता है। अब देखिए आप ये भी समझने वाली बात है, काफी बच्चे आप में से समझते होंगे कि आखिरकार न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव है, अभी तो मैंने सर ने बताया था कि पॉजिटिव है, लेकिन यहां से बीटा नेगेटिव जो सेम प्रॉपर्टी होती है वो देता है इलेक्ट्रॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की तरह होता है बीटा नेगेटिव। अब ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, न्यूक्लियस ये हो गया, और यहाँ से, तो यहाँ से नेगेटिव कैसे निकल सकता है बाहर, क्योंकि यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं। इसके भी रीजन होता है। इसका रीजन है कि जब कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, जब कोई प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तब वो क्या करता है, बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव बाहर एमिट करता है। ये न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में चेंज हो जाए, तब वो बीटा पॉजिटिव डिके करता है, साथ में न्यूट्रिनो भी आता है। तो ये जो सारा बीटा जो है ये शो करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सॉरी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन ये वीकर फोर्स होता है, वीकर फोर्स होता है, वीकर फोर्स है। दूसरी बात, इसकी जो रेंज होती है वो एटॉमिक डिस्टेंस तक होती है, इसकी जो रेंज है वो एटॉमिक डिस्टेंस तक है। अब एटॉमिक डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है 10⁻⁻15, सॉरी न्यूक्लियस डिस्टेंस है, यह है 10⁻12 मीटर तक। ये क्या होता है, इतनी मीटर तक ये काम करता है। दूसरी बात, इस पे जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल जो है, फंडामेंटल जो पार्टिकल है इसके, वो हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है डब्ल्यू एंड जेड बोसोन्स। बोस आइंस्टाइन ने जिनकी खोज की थी, 2000 कॉल द बोसोन्स, ये पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये समझना, इतना तो, इतना 11th और 12th में नहीं है, 12th के आखिरी चैप्टर में आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि फर्दर क्लासेस का तो इतना काफ़ी है आपके लिए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की, जो हमारा आखिरी फोर्स है आज का, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है इसे समझेंगे हम। देखिए नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये सब न्यूक्लियर पार्टिकल पे काम करता है। सिमिलरली अगर आप देखिए कि हमने पढ़ा था ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एटम हो गया। अब जरा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास मिल जाता है कुछ न्यूक्लियस ऐसा, जहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, और ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस प्राप्त हो जाता है। अब जो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, अब आप खुद सोचेंगे, अभी सर ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव है एक दूसरे के प्रति,
तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता। इसकी रेंज यहीं तक खत्म हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। लेकिन यहाँ पे जो काम करता है, एक डिफरेंट फोर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि आप खुद देखिए इतनी छोटी सी जगह पे इसकी जो रेडियस होती है, अगर देखा जाए त्रिज्या जो होती है नाभिक की, वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। अब इसमें जो काम, तो इसमें कैसे काम करता है इसे समझने के लिए देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस और प्रोटॉन प्लस साथ साथ में रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये कैसे रहते हैं, ये रहते हैं इस फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। ये प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन को बांध के रखता है। दूसरा, एक प्रोटॉन जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है, क्वार्क से। क्वार्क हम किसी दिन और दिन डिस्कस करेंगे। क्वार्क से मिलकर बनता है, जो नॉर्मली 6 प्रकार के होता है। तो इनसे मिलकर प्रोटॉन बनाता है, तो इनको बांध के रखता है, इसे कहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत शॉर्ट रेंज के होता है, शॉर्ट रेंज। अब मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में इनकी रेंज क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, मैंने यहीं पे लिखा हुआ है इनकी रेंज कितनी होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरी बात, इनके लिए जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल इनके लिए जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है मेसोन्स। अब मेसोन्स क्या होते हैं, आप अभी समझेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है मेसोन। बहुत ये हायर फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपको इनको बेसिक तौर पे समझना है कि फोर्सेस क्या है, कैसे काम करते हैं नेचर में, और इन्हीं पे बेसिकली काम किया जाता है। तो ये क्वांटम्स, इन्हीं पे क्वांटम काम करता है। क्वांटम मतलब छोटी से पार्ट यहाँ पे काम करता है। ये सारी चीजें फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन फोर्सेस की जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है, इसकी जो खोज की थी इलेक्ट्रोवीक फोर्स की जो खोज की थी शेल्डन ग्लासगो, अब्दुल सलाम, स्टीव विनबर्ग, कार्लो सुबिया एंड साइमन वेंडर मीर, इन्होंने खोज की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जब बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो खोज की है वो किया माइकल फैराडे। आपने बहुत फेमस व्यक्ति है माइकल फैराडे के बारे में सुना होगा, एंड हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। तो माइकल, ये मेरे भी वन ऑफ द इन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरीज की। माइकल फैराडे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एक ही फोर्सेस है। तो ये थे फंडामेंटल फोर्स। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन ज्यादा पावर, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है, आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं, जो प्रोटॉन प्लस प्लस को जो साथ में बांध के रखता है वो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। अब देखिए, जितनी ताकत होती है सबके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उतनी कमजोरियां भी होती हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है लेकिन सबसे कम रेंज है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है लेकिन सबसे ज्यादा रेंज है। तो ये सारी चीजें देखिए, जिसपे जितनी पावर होती है, सबकी अपनी पावर है, सबकी अपनी कमजोरियां हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी जो अगर स्केल पे देखा जाए, तो हम देखेंगे इनकी इंटेंसिटी के बेसिस पे अगर इनको देखा जाए, ये आखिरी टॉपिक है। तो अगर देखें तो सबसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखा जाए, रेशियो अगर देखा जाए इसका, फोर्स ऑफ वीक फोर्स देखा जाए, रेशियो देखा जाए, अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा जाए, ईएम फोर्स देखा जाए, और फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1, इनकी स्ट्रॉन्ग इतना इतना ताकत, अगर इसकी ताकत 1 है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो पावर है वो 10⁻26 है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, और इसकी पावर 10⁻36 और 37 हो जाएगी। तो और ये हो जाएगा 10⁻39। इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये 1 है इसकी पावर, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स कौन है यहाँ पे। और इन्हीं के बेसिस पे हम सारी चीजें पढ़ते हैं, इन्हीं फोर्सेस के बेस पर हम सारी चीज डिस्कस करते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा वो कराऊंगा मैं सबसे पहले आपको, हम पढ़ेंगे नॉर्मली, हम पढ़ेंगे ज्यादा इस्तेमाल पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ज्यादा। और जब न्यूक्लियर आएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स इसको कहता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा हम पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये थे फोर्सेस। तो थैंक यू फॉर। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक, आपको क्या क्या आपको हथियार चाहिए, वेपन्स, टूल्स चाहिए जो फिजिक्स के लिए, टूल्स ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा टूल्स फॉर फिजिक्स। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और बाकी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।